जहांगीर के समय की, वो उस समय वर्ल्ड में सबसे पावरफुल एम्पायर माना जाता था। औरंगजेब की सेना अपने समय विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना थी, जिसके बारे में कहा जाता है 5 लाख की तो स्टैंडिंग आर्मी रहती थी, जहां आदेश करें चलने के लिए 30,000 उनके पास हाथी थे और हजारों घोड़े थे। इसलिए मुगल शब्द अंग्रेजी तक में आ गया। मगर यह बिल्कुल सही बात है कि उसे चुनौती भी इसी महाराष्ट्र की धरती से मिली थी और कब्र भी यहीं पर है। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मित्रों, भाइयों और बहनों, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ सुधांशु त्रिवेदी जी का बहुत ही दमदार भाषण है। ये रिसेंटली उन्होंने दिया है और उन्होंने जो बातें बोली हैं उससे जो हमारे देश विरोधी ताकतें हैं उनमें खलबली मच गई है। दोस्तों, ये जो उनका भाषण है सुनना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वीडियो लगाता हूं दोस्तों स्क्रीन पर, अपने व्यू में आपके सामने वीडियो के एंड में बताऊंगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबाओ और चैनल से जुड़ जाओ कि ऐसी वीडियो चैनल पर मैं लेके आता रहता हूं। जहांगीर के समय की, वो उस समय वर्ल्ड में सबसे पावरफुल एम्पायर माना जाता था। औरंगजेब की सेना अपने समय विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना थी, जिसके बारे में कहा जाता है 5 लाख की तो स्टैंडिंग आर्मी रहती थी, जहां आदेश करें चलने के लिए 30,000 उनके पास हाथी थे और हजारों घोड़े थे। इसलिए मुगल शब्द अंग्रेजी तक में आ गया। मगर यह बिल्कुल सही बात है कि उसे चुनौती भी इसी महाराष्ट्र की धरती से मिली थी और कब्र भी यहीं पर है। और फिर मैं कहना चाहता हूं, वेदना तब होती है कि जिस व्यक्ति ने इतना अत्याचार किया, जिसने भारतीय संस्कृति के ऊपर इतना आघात किया, जिसके लिए छत्रपति शिवाजी महाराज, उसके बाद उनका पूरा वंश, उसके बाद चाहे पेशवाई साम्राज्य, सबने संघर्ष करते हुए कितने बड़े बड़े बलिदान दिए। और जब ऐसे ऐसे लोग यहां सत्ता में आके बैठे, जो कोई उसको पातशाह गाजी जिंदा पीर कहता था, तो कोई आलमगीर कहता था, कोई रहमतुल्लाह अल सलेह कहता था, तो मन में वेदना होती थी। क्योंकि शिवाजी के राजकवि भूषण ने औरंगजेब के बारे में लिखा। आप याद करिए, जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हो रहा था तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वहां औरंगजेब का उल्लेख किया था। तो बहुत से लोगों ने कहा था कि यहां पे औरंगजेब का, शिवाजी का उल्लेख करने की क्या जरूरत। जानते वहां क्यों आवश्यकता थी? क्योंकि शिवाजी के कवि कविराज भूषण ने लिखा है कि कुंभकर्ण असुर अवतारी औरंगजेब, और काशी और प्रयाग में दुहाई फेरी रब की, और तोड़े देव देवालय शहर मोहल्ले के रे, लाखों मुसलमान की ये माला तोड़ी सब की, और काशी करबला होती, मथुरा मदीना होती, शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सबकी। दोस्तों, ये बात जो अभी सुधांशु जी ने बोली है, ये खाली एक भाषण नहीं है, ये रियलिटी है। बिकॉज आप मान के चलो कि आज के टाइम पे अगर ये लोग कहते हैं हमने 1000 साल राज किया, 1000 साल तो कोई राज नहीं करा। 400 और 500 साल का मुगल का जो राज रहा है वो भी दिल्ली के सुल्तान थे, क्योंकि महाराष्ट्र से वीर शिवाजी थे और इधर हमारे दशो गुरु गोविंद सिंह, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, ऐसे हमारे बहुत सारे शूरवीर जो कि हमारे देश को प्रोटेक्ट कर रहे थे। और इसीलिए हमारे जो पूर्वज थे, जो जितने भी लोग हिंदू हैं ना, ये इन्होंने लड़ाई करी है, इसलिए वो हिंदू हैं। अब मुसलमान कहीं आते हैं, कह रहे हैं अगर हमने तुम पे जुल्म करा तो तुम सारे मुसलमान क्यों नहीं बना दिए? भैया, तुमने जुल्म करा, लेकिन हमने उस जुल्म के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ी है। इसलिए नहीं कि भैया तुमने हम पे रहम किया। ठीक है, रहम तो ये करते ही नहीं है, आज भी नहीं करते हैं। शोभा यात्रा जाती है तो पत्थरबाजी करते हैं, रहम करते हैं? नहीं करते हैं। हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तब जाके आज जो हिंदू है वो हिंदू है। लेकिन आज भी कुछ लोग एक्स हिंदू बन रहे हैं। भैया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे बाप दादाओं ने तलवार के जोर पर सलवार नहीं पहनी और तुम आज एथिस्ट बन के एक्स हिंदू बन रहे हो। वो कालखंड था जब बुद्ध ने नास्तिकता फैला दी थी पूरी हिंदुस्तान में, तब शंकराचार्य जैसे लोगों ने उनकी नास्तिकता को ख़त्म किया था। मंडल मिश्र ने उनकी नास्तिकता को ख़त्म किया था। और ये नास्तिक लोग जो हैं वो दुनिया के लिए हमेशा घातक हैं। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा, लेकिन आज का वीडियो सुनते हैं सुधांशु जी को। परंतु इसके बावजूद उन लोगों को महान कहा गया जिनके अत्याचार की गवाह सिर्फ कहानियां नहीं, इस देश में लिखे हुए फरमान थे। परंतु कोई बात नहीं, एक और भी मैं संतुष्टि मानता हूं, इतना समय जरूर लगा आपके नगर का नाम बदलने में, मगर महान आत्माओं द्वारा अपने जीवन की जो आहुति दी जाती है वो किसी विशेष उद्देश्य के लिए होती। संभाजी नगर नाम तब बना जब भारत स्वाभिमान के साथ उभरता हुआ 21वीं सदी में दिख रहा था। जब हमारी स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के वर्ष में हुआ, यह अपने आप में संतुष्टि का विषय है। और यह तब बना जब उससे पहले भगवान राम की जन्मभूमि जो फैजाबाद कहलाती थी वो अयोध्या हुई। गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम जो इलाहाबाद कहलाता था वो प्रयागराज हुआ। और उसके साथ जब यह हुआ, और इसी के साथ साथ
भगवान राम का भव्य मंदिर भी उभरता हुआ दिखाई पड़ा। तो यह दर्शाता है कि महापुरुषों के नाम के ऊपर नगरों का परिवर्तन तब होता है जब काल चक्र की एक बड़ी गति उसे संकेत दे रही होती। और एक और बात देखिए, यह स्वतंत्रता के उस अमृत महोत्सव वर्ष में हुआ, और स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष में हमने क्या प्राप्त किया। अभी भागवत कराट जी उल्लेख कर रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी 2 दिन पहले अमेरिका में थे, और वो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने जिन्हें 2 बार अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधन करने का मौका मिला। बहुत बिरले लोग ऐसे हैं, विंस्टन चर्चिल, नेल्सन मंडेला जैसे लोग, जिनको अमेरिका में यह सम्मान मिला, 21 तोपों की सलामी मिली। और जब संसद के संयुक्त सत्र को माननीय प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया तो 79 बार तालियां बजी और 15 बार स्टैंडिंग ओवेशन हुआ। यह सम्मान सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान। वो क्यों है? क्योंकि 140 करोड़ देशवासियों ने वह शक्ति उन्हें दी है जो स्पष्ट बहुमत की निर्णायक सरकार दी है। उस कारण से भारत आज उस स्थिति में जाकर वहां पर दिखा पाया है कि पूरे विश्व में क्या दिखाई पड़ रहा है। आप याद करिए, उससे पहले पूरब की तरफ देखिए तो ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कहता मोदी इज द बॉस, और पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर ने उनके पांव छुए। हमें याद आता, मैं यूट्यूब पे देख रहा था कि वो एक पाकिस्तान का व्यक्ति बोल रहा है अपने हालात को देख के, उसको पापुआ न्यू गिनी नाम नहीं याद आ रहा, कह रहा है वो कौन सा मुल्क है जिसके वजीर आजम ने मोदी के पांव छू लिए। तो एंकर उसे कहता पापुआ न्यू गिनी, कहता अच्छा हाँ पपुआ है, पपुआ शायद। फिर कहता बताइए साहब, वो पपुआ का प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम इनके पैर छू रहा, पांव छू रहा है, और एक हमारा वजीर आजम है दुनिया में जगह जगह जाके पांव पकड़ रहा, हमारे कोई पैसे नहीं दे रहा कि हमको मुक्ति मिल जाए। फिर आप देखिए, और तो और अनेक राष्ट्राध्यक्षों ने जो मोदी जी की प्रशंसा की है, बाकी सब तो छोड़ दीजिए, हमारे देश के चिर युवा और चिर व्याकुल नेता के ननिहाल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी मोदी जी की तारीफ की है। मगर क्या बताएं, उनको अब भारत यानी जो उनका दरियाल है वो भी समझ में नहीं आता, और जो उनका ननिहाल है इटली, वहां का भी प्रशंसा समझ में नहीं आती। अब किसी का दिमाग ऐसा हो जाए, ऐसा बेहाल और बदहाल दिमाग हो जाए, तो उसके लिए क्या कहा जा सकता है। परंतु मैं कह सकता हूं कि आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस स्थिति में पहुंचा है, और आपने देखा कि अमेरिका के साथ जो इस यात्रा के दौरान कुछ महत्वपूर्ण डील्स हुई, जिनमें क्या था कि हम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर हो गए। हमारी सरकार आने से पहले हम दुनिया के दूसरे बड़े कंज्यूमर थे, क्योंकि तब हम आबादी में दूसरे नंबर पे थे, अब तो पहले नंबर पे आ गए हैं। सेकंड बिगेस्ट कंज्यूमर थे, पर आपको पता है कि इस देश में मोबाइल बनाने की फैक्ट्रियां कितनी थी? केवल 2, अब 240 है। अब हम सेकंड बिगेस्ट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर भी हो गए हैं। और आज ये हाई एंड फोन एप्पल है, आईफोन 14 जो उसका लेटेस्ट मॉडल है, उसके 25% आईफोन भारत में असेंबल्ड हुए हैं, और वो फैक्ट्री चाइना से शिफ्ट होकर आई है। अब जो लोग कहते हैं ना कि भारत में बनता ही नहीं है, जो एक बंदा मेरे से आया था डिबेट करने, कहता फोन तक तो तुम हिंदुस्तान में बना नहीं पाते, और वो कोई बाहर का बंदा नहीं था जो मेरे से क्वेश्चन कर रहा था, वो कि इंडियन था। वो कहता फोन तक तो तुम इंडिया में बना नहीं पा रहे। अब सुनो, 2 फैक्ट्रियां थी पुरानी सरकार के राज में, आज 240 हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। आईफोन 15 की मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में हुई है। अब उन लोगों को समझने की जरूरत है। MI का प्लांट लगा हुआ है, तो अब हमारी सरकारें उस पर काम ही नहीं करेंगी। हमें गरीब रखा गया, अंग्रेजों ने तो हमें गरीब रखा ही रखा, और फिर बोला हम एक गरीब देश है, और हमने मान लिया। हमारे जो पुरानी सरकार के प्राइम मिनिस्टर हैं वो बाहर जाते हैं, कहते हैं अंग्रेजों ने हमें बहुत कुछ दिया। अब सुनो, भारत में फैक्ट्रियां भी हैं, आज हम खुद अपने मोबाइल फ़ोन यहाँ पर बना रहे हैं हमारे साइंटिस्ट। अब कोई बोलना नहीं कि इंडिया जो है वो जो फ़ोन यूज़ कर रहा है वो भी विदेशियों का दिया हुआ है। अरे वो वही ज्ञान है जो भारत से बाहर गया, और बाहर वालों ने अपना पेटेंट लगाकर हमारे इंडिया में लेकर आगे बोला देखो हमने साइंस का डेवलपमेंट कर दिया। इस पर मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, आई बटन में आपको मिल जाएगा। $2 बिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया है। दुनिया में मोबाइल बनाने वाली सबसे बड़ी फैक्ट्री सैमसंग की, दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री दिल्ली के पास नोएडा में। इतना बड़ा परिवर्तन आया है, मगर इसमें एक प्रॉब्लम थी, सेमीकंडक्टर चिप हमारे पास नहीं थी। तो अब मोदी जी की इस यात्रा से सेमीकंडक्टर चिप बनाने की फैक्ट्री भारत में बनने जा रही है, जिससे हम उसमें आत्मनिर्भर होंगे। हमारे यहां उच्च स्तर के लड़ाकू जहाजों के चेसिस तो बनता था, बॉडी पार्ट्स, एवियोनिक पार्ट्स बनते थे, पर जो इंजन होता है कि उसमें बहुत हाई प्रिसीजन क्वालिटी चाहिए, उसकी मेटलर्जिकल क्वालिटी भी बहुत हाई लेवल की चाहिए, वो नहीं बनते थे। तो अब जी कंपनी के साथ करार हुआ है, भारत में लड़ाकू जहाजों के अब इंजन भी बनना शुरू हो। और आपने देखा होगा प्रीडेटर ड्रोन, ये बहुत हाईली सोफिस्टिकेटेड ड्रोन है जो बहुत ऊंचाई तक जाके बहुत सी जानकारी ले सकते हैं। चीन की सीमा पर सुरक्षा हो या पाकिस्तान की सीमा पर सुरक्षा, उसमें प्रीडेटर ड्रोन का बड़ा भारी रोल होगा। और अब तो ये आर्म्स एंड एमुनिशन से भी लैस किए जा सकते हैं। वो प्रीडेटर ड्रोन भारत को देने का अमेरिका ने निर्णय लिया है। ये महत्वपूर्ण नहीं है, भारत नेटो के बाहर का इकलौता देश है जिसको अमेरिका ने यह टेक्नोलॉजी देने का निर्णय लिया है। तो आप सोचिए कि किस प्रकार की भारत की रक्षा
भारत की समृद्धि, और गूगल कंपनी अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पहला सेंटर फिनटेक सिटी अहमदाबाद में खोलने जा रही है। $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट तो अकेले गूगल भारत में करने जा रहा है। यानी इतनी बड़ी बड़ी समृद्धि और सुरक्षा की व्यवस्थाएं प्रधानमंत्री जी करके आ रहे हैं, 7 समुद्र पार से भारत के लिए बहुत बड़ी बड़ी डिफेंस डील करके आ रहे हैं। उसमें भी क्या महत्वपूर्ण बात है, ये सारी डिफेंस डील हम अमेरिका से कब करने में सफल हुए, जबकि अमेरिका ने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा रखा है कि उससे कोई ऑयल इंपोर्ट नहीं करेगा, और दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं। 1.966 मिलियन बैरल हमने इंपोर्ट किया है पिछले महीने। इसके बावजूद आज मोदी जी के नेतृत्व में हम उस स्थिति में हैं कि रशिया कहता है कि इंडिया इज अवर ट्रेडिशनल एलाई, भारत तो हमारा पारंपरिक सहयोगी है, और अमेरिका कहता है इंडिया इज अवर स्ट्रेटेजिक एलाई, भारत हमारा रणनीतिक सहयोगी है। विश्व में ऐसा शक्ति संतुलन स्थापित करने वाले मोदी जी ऐसे नेता बने जो न भूतो न भविष्य थी। तो उन्होंने कई डिफेंस डील की भारत की रक्षा के लिए, मगर आपने देखा वहीं एक दूसरी डिफेंस डील भी 3 दिन पहले आपने देखी, 2 दिन पहले, कहां, पटना में। वो भी एक डिफेंस डील हो रही थी। वो किस किस के बीच में हो रही थी, एक कोयला घोटाले वाले, एक शराब घोटाले वाले, एक भर्ती घोटाले वाली बुआ जी, और वो किसकी अध्यक्षता में बैठे थे, चारा घोटाले वाले की। तो अपने अपने गुनाहों का डिफेंस करने के लिए, अपने अपने घोटालों का डिफेंस करने के लिए वो सभी एक डील कर रहे थे। तो आप सोचिए, एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में भारत की रक्षा की डिफेंस डील हो रही थी, एक मजबूत शक्तिशाली भारत, और दूसरी तरफ अपने गुनाहों, घोटालों और भ्रष्टाचार की रक्षा की वो डिफेंस डील जिसमें एक मजबूर भारत दिखाई पड़े ताकि उसमें से अपना अपना हिस्सा लिया जा सके। यह भी एक जमीन आसमान का अंतर पूरे देश ने देखा। परंतु मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार आई 2014 में, तो परिवर्तन क्या आया, परिवर्तन यह आया कि स्वतंत्रता के बाद केवल वो 6 वर्ष आप अटल जी का दौर छोड़ दें तो कभी ईमानदारी से देश के गरीब, निर्धन, वंचित तबकों के हाथ में सत्ता की वास्तविक शक्ति का उजाला पहुंचे, वह प्रयास नहीं हुआ। और ये बात जब मैं कह रहा हूं तो ईमानदारी से कह रहा हूं। जिन लोगों ने कहा उन्होंने केवल जुमले और नारेबाजी की, क्योंकि इंदिरा जी ने 1970 में नारा दिया गरीबी हटाओ, और 2013 में कांग्रेस सरकार कहती है कि हम खाद्य सुरक्षा बिल ला रहे हैं। 43 साल में 37 साल उन्हीं की सरकार रही। यानी यह दर्शाता है कि ईमानदारी से काम नहीं हुआ, अन्यथा 37 साल में आप नहीं कर पाए। दूसरी तरफ देश को विकास की जिस ऊंचाई पे, जिस गति से ले जाना चाहिए था, जो पोटेंशियल भारत में था, जो देश हमारे साथ स्वतंत्र हुए थे 1947 के आसपास, सोचिए वो कहां से कहां पहुंचे। जर्मनी डिवाइडेड, जर्मनी स्क्वांडर्ड, वेस्ट और ईस्ट जर्मनी कहां पहुंचा। जापान तबाह हो गया था नागासाकी, हिरोशिमा में, जापान कहां पे पहुंचा। इजराइल जैसा छोटा सा देश, वो 1948 में 15 मई को बना, वो कहां पहुंचा। चाइना 1949 में आया, वो कहां पहुंचा। उसके मुकाबले हम कहां थे 2014 से पहले। तीसरी बात, हम एक ऐसे देश थे जिसके अंदर आत्मगौरव का बोध ही नहीं था। हम सदैव पुरानी चीजों को ही दिमाग में लिए हुए थे, और वो बातें किस प्रकार की थी, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 16 मई 2014 को मोदी जी के नेतृत्व में हमें स्पष्ट बहुमत मिला। 2014 को लंदन से प्रकाशित होने वाले संडे गार्डियन अखबार में, लंदन का इसलिए उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि जो लोग आजकल लोकतंत्र और सब की बात करते हैं, थोड़ा वो इंग्लैंड अमेरिका का ज्यादा उल्लेख करते हैं। तो वो जैसे एक लाइन और कह दूं, वो लोग हम लोगों से बहुत आरोप लगाते हैं कि साहब वो जब संघ के बारे में पूछते हैं स्वतंत्रता के समय, तो हमने कहा जी हम तो 51 में भारतीय जनसंघ बना था, 80 में भाजपा, तो 51 से आप पूछ सकते हैं। नहीं, आपका मात्र संगठन तो संघ है। हमने कहा हाँ जी, ये बात तो बिल्कुल सही है। अगर हमारा मात्र संगठन संघ है, तो जब कांग्रेस 1885 में स्थापित हुई, उसको स्थापित करने वाला एलन ऑक्टेवियम ह्यूम ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी था, तो आपका मात्र संगठन तो अंग्रेज सरकार है। इसलिए मैं अंग्रेजों का ही अखबार कोट कर रहा हूं। संडे गार्डियन ने अपने संपादकीय में लिखा कि 18 मई 2014 को लिखा कि 16 मई 2014, यानी जिस दिन मोदी जी के नेतृत्व में हमें स्पष्ट बहुमत मिला, शुड बी रिमेंबर्ड इन इंडियन हिस्ट्री एट इट्स सेकंड ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ये ट्रिस्ट विद डेस्टिनी वो स्पीच थी जो 14-15 अगस्त की रात को नेहरू जी ने दिया था आजादी के समय। ये नियति के साथ भारत का दूसरा मिलन था। और आगे वो लिखता है, इट शुड बी रिमेंबर्ड एज अ डे इन इंडियन हिस्ट्री ऑन विच ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया। और उसको वो एक्सप्लेन करता है आगे। उन्होंने कहा कि उसके बाद जो कांग्रेस का शासन लंबे समय तक रहा, वो अपनी विचार सोच में पूरी तरीके से ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी को लिए हुए थी। पहली बार एक ऐसे विचार के हाथ में सत्ता आई है जिसका ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी से कोई मतलब नहीं है, और वो पूर्णतः स्वदेशी है। और ये बात ऐसे ही नहीं थी, इसीलिए मैंने कहा जनादेश विचार को बदलने के लिए था। वो किस सीमा तक हमारे दिमाग में भरी हुई थी लीगेसी। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारा बजट 2014 से पहले 28 फरवरी को प्रस्तुत होता था। अब मोदी जी ने आकर उसको 1 फरवरी कर दिया। क्यों 28 फरवरी को होता था? इसलिए कि अंग्रेजों के कैलेंडर के हिसाब से वो चलता था। इंग्लैंड में जनवरी और फरवरी 2 ऐसे महीने रहते हैं जहां पर बर्फ पड़ती है और कोई कामकाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कामकाज शुरू ही मार्च से होता है। तो उन्होंने इस हिसाब से तय किया कि बजट का प्रस्तुतिकरण 28 फरवरी के आसपास या 1 या 2 मार्च को होता था। मगर हमारे यहां के मौसम के अनुसार तो यह नहीं है। हमारे यहां मध्य जून में मानसून आ जाता है। मानसून का एक बड़ा रोल है भारत में। दक्षिण भारत में तो जून के पहले सप्ताह में आ जाता है। तो अगर हम मार्च में बजट पास करते थे तो अप्रैल और मई 2 महीनों के अंदर, यानी बजट सत्र समाप्त होते होते तो अप्रैल आ जाता था, जहां जहां आवंटित बजट पहुंचना चाहिए था वो उस समय तक नहीं पहुंच पाता था। तो मोदी जी ने कहा अब यह विचार छोड़ो, और 1 फरवरी को होता है तो अब मानसून शुरू होने से पहले सब जगह बजट सही ढंग से पहुंच जाता है। और वो मानसिकता कैसी थी याद करिए। अटल जी की सरकार आने से पहले तक 1998 भारत का पहला बजट था
जो 11 बजे संसद में प्रस्तुत हुआ। इससे पहले सारे बजट 5 बजे होते थे। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश टाइम से एक परंपरा चली आ रही थी कि जब ब्रिटेन में सुबेरे के 12 बजे होते थे, यहां 5 बजे होते थे, इसलिए यहां 5 बजे होता था। सोचिए, गुलामी की मानसिकता। 50 साल तक भारत अपना बजट अंग्रेजों के समय के अनुसार चलाता था। आप देखिए, उसके बाद बदलाव और आया। अभी आपने देखा होगा, पिछले वर्ष भारत की नौसेना का ध्वज बदला गया है। उसमें विक्टर क्रॉस होता था। क्यों होता था भाई? क्या जरूरत थी उस विक्टर क्रॉस की? और उसमें अब भारत की नौसेना का एम्बलम, जिसमें शन नो वरुण लिखा हुआ है, और उसके चारों तरफ जो एक हेक्सागोनल वो बना है जिसमें गोल्डन स्ट्रिप बनी हुई है, वो छत्रपति शिवाजी की नौसेना के सिंबल से लिया गया। इसलिए अगर उस अखबार ने लिखा तो गलत नहीं लिखा था। और मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस होता है, 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट होती है। बीटिंग रिट्रीट पर जो बैंड बजता था, वो क्वीन के सम्मान में बजने वाले गाने एबाइड बाई के ऊपर बजता था, आजादी के इतने साल बाद भी। अब उसे चेंज कर दिया गया मोदी जी के आने के बाद। अब वो उस धुन पे बजता है, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। और इतना ही नहीं, कभी आप दिल्ली गए हो तो आप देखें, इंडिया गेट के ऊपर जाके देखिए तो लिखा होगा, बिल्ड इन द मेमोरी ऑफ किंग जॉर्ज विजिटेड इंडिया इन 1911 एंड इम्पोज्ड आर द नेम ऑफ दोस सोल्जर्स हु हैव लेड डाउन देयर लाइफ फॉर द सर्विस ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश एम्पायर के लिए जिन्होंने जान दी, सिर्फ उन सैनिकों का स्मारक था, भारत के सैनिकों का कोई स्मारक ही नहीं था। मोदी जी के आने के बाद वॉर मेमोरियल बना है। भारत के लिए जिन्होंने बलिदान दिया उनका भी सम्मान किया गया है। और इंडिया गेट के ऊपर 1968 तक किंग जॉर्ज की मूर्ति लगी रही। 20 साल बाद भी आजादी के किंग जॉर्ज की मूर्ति लगी रही, और वो हटाने का काम हुआ और अब वहां सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगी। इवन आप याद करिए, आपके महाराष्ट्र में हमारी जब सरकार आई, पहली शिवसेना भाजपा गठबंधन की सरकार 1995, उससे पहले विक्टोरिया टर्मिनस ही था। स्वतंत्र भारत में 50 साल तक विक्टोरिया टर्मिनस ही कहलाता था, फिर उसका नाम बदला गया। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि एक बड़े बदलाव का आगाज था वो बदलाव, और वो अब धीरे धीरे दिखाई पड़ रहा है। और इसीलिए अब राजपथ का भी नाम, जिसका नाम पहले किंग्स वे होता था, फिर बदल के राजपथ किया गया। तो सिर्फ लिटरल ट्रांसलेशन हुआ, भाव तो नहीं बदला, भाव तो राज का ही रहा, अब वो कर्तव्य पथ हो गया। और इतना ही नहीं हुआ भाई, राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन का क्या काम? तो अब वो भी अमृत उद्यान हो गया है। तो मैंने इसलिए कहा कि इन सारे परिवर्तनों के साथ जब आपके नगर का नाम बदला तो ये और संतुष्टि की बात थी। आप समझिए कि मोदी जी की सरकार किस विचार को बदलने के लिए आई, और वो विचार कहां से था। 15 अगस्त 2014 को आप उनका पहला स्पीच देखें तो उसमें 2 ऐसे पॉइंट थे जिनके बारे में कहा जाता है तो नॉन पॉलिटिकल है, इनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। ये तो किस बातों को उन्होंने क्या बातें बोल दी। एक था स्वच्छ भारत अभियान और दूसरा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लोगों ने कहा तो सामाजिक मुद्दे हैं, इसका राजनीति से क्या लेना देना। मगर मैं कह रहा हूं, यह सरकार सिर्फ सरकार बदलने के लिए, शासन बदलने के लिए नहीं आई थी, शासन की व्यवस्था बदलने के लिए नहीं आई थी, एक मानसिकता बदलने के लिए आई थी। और आप देखिए इतना बड़ा बदलाव आया। 9 साल पहले याद करिए, हाथ में किसी के कोई कागज का टुकड़ा रैपर होता था, जितनी आसानी से लोग इधर उधर फेंक दिया करते थे। अब लोग देखते हैं कि डस्टबिन या कूड़ादान कहां है, वहां जाके फेंक। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का यह अंतर पड़ा कि पिछले 9 वर्षों में नवजात शिशुओं में लिंग अनुपात में भारी बढ़ोतरी हुई है, और पहली बार पिछला एक ऐसा वर्ष आया है जब लड़कियों की संख्या नवजात शिशुओं में लड़कों से अधिक हुई है। और राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्य जहां यह बहुत ही स्क्यूड था यह अनुपात, वहां भी भारी सुधार हुआ है। इसका अर्थ हुआ है कि विचार सब तरफ बदलाव दिखा है। और आजादी के बाद हम लोग एक लंबे समय तक संघ का एक गीत था जो कहते थे, उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये, उजाला करोड़ों घरों में न पहुंचा, खुला पिंजरा है मगर रक्त अब भी थके पंछियों के परों में न पहुंचा। उसको इंश्योर करने के लिए मोदी जी ने जनधन योजना को, 48 करोड़ लोग के पास आज जनधन अकाउंट है। और लोग कहते थे कि साहब अकाउंट खुलेंगे नहीं। माननीय भागवत कराड़ जी निश्चित रूप से यह विषय को जानते होंगे ना। आरबीआई तैयार थी ना, फाइनेंस मिनिस्ट्री तैयार थी 2014 पर मोदी जी ने दृढ़ता के साथ कहा कि मुझे 31 मार्च 2015 तक 12 करोड़ अकाउंट चाहिए। उन्होंने कहा साहब 1.5 करोड़ से अधिक खोले नहीं जा सकते। मगर खुले तो लोगों ने कहा इसमें पैसा कहां से आएगा। मोदी जी ने कहा खोलो तुम अकाउंट, पैसा कहां से आएगा मैं बताऊंगा। फिर क्या हुआ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू हुआ, और आज उन अकाउंट्स में 1,92,000 करोड़ रुपया उन अकाउंट्स में है। और उससे जानते क्या लाभ हुआ, जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ तो एक दौर में भारत के एक प्रधानमंत्री कहते थे 1 रुपया चलता है और 15 पैसे पहुंचता है, अब 100 का 100 पैसा पहुंचने लगा। और आप सबने जरूर सुना होगा कि वो कहते थे 1 रुपया चलता है 15 पैसे पहुंचता, पर पूरा वक्तव्य नहीं ध्यान होगा। आप लोग जानते सदन में राजीव गांधी जी ने क्या कहा था, एक हाथ से दूसरे हाथ तक जाने में रुपया घिस जाता है, तो वो घिसते घिसते 15 पैसे पहुंचता है। इसका अर्थ हुआ एक हाथ से दूसरे हाथ, तीसरे हाथ से चौथे हाथ जाते जाते 85% हाथ वालों के हाथ में पहुंच जाया करता था, वो अब रुक गया। और उसका प्रभाव क्या पड़ा कि आप समझिए कि उसके द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए की भारत सरकार का जो पिलफरेज हो जाता था, यानी वो पैसा ऐसी जगह चला जाता था जो करप्शन में चला जाता था, वो बचा। वो कैसे बचा, 4-4.5 करोड़ ऐसे राशन कार्ड निकले जो सिर्फ कागज पे थे, वो व्यक्ति कभी थे ही नहीं। 1 करोड़ के आसपास ऐसी महिलाएं थी जो थी ही नहीं, उनके पेंशन ली जा रही थी। और तमाम ऐसी चीजें कि जो कि कभी सर्टिफिकेट पर ही थी और उनके द्वारा करप्शन हो रहा था। तमाम ऐसे गैस कनेक्शन थे जिनकी सब्सिडी ली जा रही थी और वो हकीकत में नहीं थे, वो सारी चीजें समाप्त हुई। फिर चाहे आयुष्मान भारत योजना के द्वारा 50 करोड़ लोगों को हेल्थ का कवर देना हो, फिर चाहे उज्ज्वला योजना के द्वारा महिलाओं को गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करानी हो, या फिर आप देखें कि ये जो एलईडी बल्ब थे, ये 37 करोड़ एलईडी बल्ब डिस्ट्रीब्यूट कराए जो अमेरिका की कुल आबादी से ज्यादा थी। तो एक तो हुआ कि हर व्यक्ति के हाथ में वह शक्ति पहुंचे जो उसकी जरूरत है। अब दूसरी चीज आती है विकास। अब विकास
अब समझ में आया कि क्यों लोग मोदी का विरोध करते हैं। ये वही लोग थे जो कि इसका बेनिफिट उठा रहे थे। नकली पास राशन कार्ड, नकली गैस कनेक्शंस, इनका इनका जो है वो बेनिफिट उठा रहे थे। भैया ये वही लोग हैं जो विरोध करते हैं। में हम कहां पर पहुंचे आज समझिए। 37 किलोमीटर पर डे भारत में सड़क बन रही। 70 एयरपोर्ट थे हमारे आने से पहले, 140 एयरपोर्ट हो गए। हमारे आने से पहले केवल रेलवे का 30% से भी कम 25% इलेक्ट्रिफिकेशन था, वो 90% हो गया है। और एफिशिएंसी इस लेवल की आई है कि अगर देखिए भारत को यदि विकसित राष्ट्र बनना था तो पावर एक बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है ना। हमारी सारी पावर की आवश्यकताएं मेजॉरिटी कोयले से पूरी होती। अगर हम कोयले के द्वारा ही बिजली उत्पादन पे जाते तो महंगा भी पड़ता और प्रदूषण पर भी भारी प्रभाव पड़ता। परंतु मोदी जी ने आकर शुरू किया सोलर एनर्जी, और सोलर एनर्जी के अलावा उन्होंने ग्रीन एनर्जी का एक टारगेट रखा था कि 2030 तक भारत का 40% पावर का प्रोडक्शन ग्रीन एनर्जी से होगा। और यह पहली बार भारत के इतिहास में हुआ कि वो टारगेट 8 साल पहले अचीव हो गया 2022। अब वो 2030 के लिए 50% कर दिया गया है। हो सकता है लोगों ने सोचा हो कि हम भी सोलर एनर्जी करेंगे, मगर इतना बड़ा परिवर्तन किसी ने नहीं सोचा होगा कि सोलर एनर्जी में जो परिवर्तन आया कि एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना और उसका लीडर भारत बना। अब आप यही देखिए कि विकास में हम उस सीमा तक पहुंचे कि हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने। और यह भी संयोग देखिए कि हम स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष में उस ब्रिटेन को पीछे छोड़कर 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने जो कभी हम पे हुकूमत करता था। और अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि शीघ्र ही हम जर्मनी को पीछे छोड़कर 4थी और जापान को पीछे छोड़कर 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, यदि भगवान ने चाहा तो चंद वर्षों में, अगले 5 साल में। और उससे भी अधिक संयोग देखिए कि स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष में उस ब्रिटेन में जहां अंग्रेज कहते थे कि भारतीयों पर इसलिए हुकूमत करने की जरूरत है कि इन्हें राज करना नहीं आता, हम इन्हें बताएंगे राज कैसे होगा, वहां पर उनकी सरकारों में इतनी उठापटक हुई कि एक भारतीय आज राज करके उन्हें बता रहा है कि राज कैसे किया जा सकता है। परंतु क्या बताएं हमारे कुछ अब अगला चरण आता है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। जब तक राष्ट्र की सुरक्षा मजबूत नहीं, तो मोदी जी ने अगला काम किया राष्ट्र की सुरक्षा मजबूत करने का। और राष्ट्र की सुरक्षा मजबूत करने में यह सबसे पहली बात क्या थी कि हमारी सेना के पास पूरी शक्ति थी। मगर सेना के पास क्या स्थिति थी, ये बैरक ओबामा का बहुत स्टेटमेंट कोट करते हैं। बैरक ओबामा ने अपनी एक किताब लिखी है द प्रॉमिस्ड लैंड, उसमें 2010 की भारत यात्रा में मनमोहन सिंह जी के हवाले से उन्होंने यह लिखा कि 26/11 के मुंबई हमले के बाद भारत की सेना एक कड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार थी, पर तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इसलिए उसे अनुमति नहीं दी क्योंकि उन्हें डर था कि उससे उपजे वातावरण से भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा। इसका अर्थ यह था कि हमारी सेना के शौर्य में कोई कमी नहीं थी, केवल नेताओं की दृढ़ता में कमी थी। और स्थिति यह थी कि आप देखिए कहीं मोहल्ले की लड़ाई से लेकर इंटरनेशनल झगड़े तक, कॉन्फ्लिक्ट तक, हमेशा क्या होता है कि छोटा और कमजोर कहता है बड़ा और ताकतवर हमें सता रहा है। मगर यहां एक उल्टी बात थी, बगल का मुल्क छोटा भी था, कमजोर भी था, हम बड़े भी थे, ताकतवर थे, पर हम कहते रहते थे वो हमें सता रहा। हमारी एक सॉफ्ट स्टेट की इमेज बन गई थी। मोदी जी ने आने के बाद उसको बदल दिया। अब उरी हो या सर्जिकल स्ट्राइक हो, उसके बाद ये दिख गया कि अब वो कहता है कि भारत हमको आंख दिखा रहा है। और इतना ही बड़ा बदलाव नहीं आया, बदलाव यह आया कि हमने 9 साल में कोई पाकिस्तान से ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग नहीं किया। और उसके बावजूद हम उस मुकाम में पहुंचे कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर उनके सांसद का वो बयान याद करिए कि उन्होंने तत्कालीन विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी साहब का स्टेटमेंट कोट करते हुए कहा, उन्होंने कहा मैं वहां पर था, शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे हुए थे, पाकिस्तान के आर्मी चीफ आए और उनके पांव कांप रहे थे और उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है शाम तक अभिनंदन को वापस कर दो वरना इंडिया अटैक कर देगा। यह हमने हासिल किया, यह तो 1971 में भी नहीं देखने को मिला था। तो कुछ लोगों ने हम लोगों से कहा, एक बार टीवी डिबेट में लोगों ने कहा साहब अटल जी तो ये कहते थे कि पड़ोसी हम बदल नहीं सकते, दोस्त बदल सकते हैं, तो मोदी जी ने तो नीति बदल दी। हमने कहा नहीं, नीति नहीं बदली है। मोदी जी ने यह बताया है, उन्होंने अटल जी की नीति को आगे बढ़ाया है। पहले हमने कहा कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते, तो मोदी जी ने कहा पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं पर पड़ोसी को हैसियत में रख सकते हैं। और आज स्थिति यह है कि अभी आप मोदी जी की विदेश यात्रा पर इमरान खान का बयान याद करिए, उन्होंने कहा कि आज दुनिया में जो भारत को स्वागत सम्मान मिल रहा है, अब बहुत साफ हो गया कि भारत पाकिस्तान के सीमा का विवाद जो कभी अंतरराष्ट्रीय मुद्दा होता था वो अब सिर्फ भारत पाकिस्तान की सीमा तक रह गया। और हालत आज जानते हैं क्या हो गई है, वहां की खुद की हालत ये हो गई। आप सबने एक गाना सुना होगा, हम लोगों ने बचपन में बहुत सुना था, जागृति फिल्म थी 1954 की, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। इसी फिल्म की नकल पर 1955 में पाकिस्तान में एक फिल्म बनी बेदारी, जिसमें हूबहू इसी फिल्म के वर्डिंग से कॉपी करके गाना बनाया गया, आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, इसकी खातिर हमने दी कुर्बानी लाखों जान की। आज वहां के लोग खुद उसके ऊपर एक पैरोडी बनाए हैं कि आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, ना बिजली ना पानी है और ना हिफाजत जान की, यहां तो क्लाशनिकोव भी मिलती है अब कीमत में नान की, आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इतना बड़ा बदलाव आया भारत के सुरक्षा और स्वाभिमान को लेकर। और कई बार लोग चीन को लेकर बहुत बोलते हैं, तो मैं चीन के लिए भी याद दिला देना चाहता हूं, हमने मोदी जी के नेतृत्व में चीन को किस तरीके से डील किया। अभी आप देखिए उनकी अमेरिका यात्रा के समय चीन के लिए अमेरिका ने शी जिनपिंग के लिए तानाशाह शब्द का प्रयोग कर दिया, जिसको लेकर चीन के विदेश मंत्रालय ने आपत्ति दर्ज की। धारा 370 को लेकर चीन ने जमीन आसमान एक कर दिया, मगर संयुक्त राष्ट्र संघ में एक लाइन का प्रस्ताव नहीं ला पाया। यह भारत की कूटनीतिक दक्षता है।
मसूद अजहर को हमने आतंकवादी घोषित करवा लिया, चीन नहीं रोक पाया। शंघाई कॉर्पोरेशन में मोदी जी ने आतंकवाद का विषय प्रस्ताव में इंक्लूड करा दिया, चीन नहीं रोक पाया। नेशनल सप्लायर ग्रुप में एनएसजी में हमें वेबर मिला, उसमें मनमोहन सिंह सरकार ने भी बड़ी भूमिका निभाई थी, वो चीन नहीं रोक पाया। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में हम सदस्य बने, चीन नहीं रोक पाया। और आप सोचिए, आज चीन के थिंक टैंक कहते हैं कि चाइना इज फेसिंग इट्स वर्स्ट डिप्लोमेटिक आइसोलेशन पोस्ट तियानामेन स्क्वायर। 1989 में जो तियानामेन स्क्वायर पर नरसंहार हुआ था, उसके बाद के सबसे बुरे कूटनीतिक दौर में है, जो इन लोगों को समझ में नहीं आता। जैसे बहुत से लोग मजाक में कहते हैं ना, अरे भाई मोदी जी तो अहमदाबाद में झूला झुला रहे थे शी जिनपिंग को। हमने कहा झूला तो अभी भी झुला रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। हमने कहा ये बताइए, आज डिप्लोमेटिकली चाइना के साथ कितने देश खड़े हैं? आप सिर्फ 2 देशों का नाम ले सकते हैं, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान। तीसरा देश नहीं बता सकते जो चीन के साथ खड़ा हो। और चीन का नक्शा देखिए, इधर है पाकिस्तान, उधर है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान से झूला झूल रहे हैं, तीसरा उनको मिल ही नहीं रहा है, ऐसा झूला उन्होंने झुलाया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, भारत का राष्ट्र गौरव, भारत का आत्मगौरव, वो सारी चीजें उस प्रखरता के साथ उभरी। और फिर इतना ही नहीं हुआ, कोई भी वो देश कितनी भी सुरक्षा, और फिर आप सोचिए, गलवान में हमारी चीन के साथ झड़प हुई, जिसमें हमारे 20 सैनिक बलिदान हो गए, हाथापाई में, बगैर गोली चले। आपको बात गले के नीचे उतरती है, चीन ने तो अपने मारे गए सैनिक तो छोड़िए, किसी घायल सैनिक का भी आंकड़ा नहीं दिया। ये किसी के गले के नीचे उतरेगी कि हाथापाई की फाइट में 20 लोगों के प्राण चले जाएं और उधर से एक भी घायल ना हो। ये उसी को सही लग सकता है जिसके दिमाग में चाइनीज वायरस घुसा हुआ, या जिसका चीन के करार से प्यार में इतना इकरार हो कि वो चीन के खिलाफ तकरार की कोई बात बोलना ही ना चाहता हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आर्थिक विकास से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा तक, और फिर सुरक्षा भी किसी देश की स्थायी नहीं रह सकती जब तक उसमें आत्मगौरव का बोध ना हो। अगर आपको याद हो, उनकी पहली विदेश यात्रा कहां की थी? पहली भूटान की और दूसरी काठमांडू की, नेपाल की। और जैसे वो पशुपतिनाथ जी के मंदिर से जिस वेशभूषा में निकले थे, त्रिपुंडी लगाए हुए, रुद्राक्ष की माला, भगवान पशुपतिनाथ की अर्चना करके, किसी भारत के प्रधानमंत्री को कभी ऐसे देखा था? ये आत्मगौरव का भाव था। बिल्कुल निश्चित रूप से मुमकिन है और आगे भी बहुत मुमकिन होता जा रहा है। और इसके बाद याद करिए, जब वो पहली बार गए 2014 में, तो अमेरिकी राष्ट्रपति को गीता भेंट, तभी लोग गीता का विरोध किए थे, आज गीता प्रेस का विरोध कर रहे हैं। तो ये एक अलग बदलाव का प्रतीक था। और याद करिए, जानते जैसे अभी कहा गया मोदी है तो मुमकिन है, और मुमकिन जानते हैं क्या क्या हुआ? जब श्री राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था, तो हम लोग भी उस जमाने में कॉलेज में आई गए थे, सब हम लोगों को बहुत अच्छी तरह एक एक घटना याद है। तो कहा जाता था, अरे अगर राम मंदिर बनने लगा तो मिडिल ईस्ट के देश भारत को पेट्रोल देना बंद कर देंगे। यही कहा जाता था ना कि अरब देश पेट्रोल नहीं देंगे। आज श्री राम जन्मभूमि का मंदिर भी बन रहा है और अबू धाबी में भी मंदिर बन रहा है। और मिडिल ईस्ट के 4 देशों ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मोदी जी को दिया है, जिसमें सऊदी अरब भी है, यूनाइटेड अरब अमीरात भी है, पैलेस्टीन भी है, बहरीन भी है। यह होता है कि यदि आप ईमानदारी से और दृढ़ता के साथ चलें तो मोदी है तो क्या क्या मुमकिन है, यह आपको समझ में आना चाहिए। यह बदलाव आया है। और जब तो दोस्तों, इस पूरे भाषण का जो लास्ट वाला पार्ट है मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, जहां पर के पुरानी सरकारें कहती थी या लिबरांडू कहते थे कि अरे मंदिर बन गया तो भैया भारत को बाइकआउट कर दिया जाएगा सऊदी अरब के द्वारा। लेकिन आज आप देखो, यूएई में एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर बन रहा है, वहाँ की सरकार ने उस मंदिर के लिए ज़मीन दी है। और ये भी सुनने में आया है कि वैसे नॉर्मल वहाँ पर क्या होता है, ज़मीन को बहुत नीचे तक खुदाई करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर एक चमत्कार ही कहिए, लोग कहते हैं चमत्कार नहीं होते, ये चमत्कार ही था कि ज़मीन आवंटन करने के बाद जब मंदिर की खुदाई शुरू करी तो खुदाई में बस उन्होंने कुछ ही 1 फुट तक खोदा, उन्होंने वहाँ पर पक्की ज़मीन मिल गई, मिट्टी ज़्यादा नहीं खोदनी पड़ी। ये पहला चमत्कार था। दूसरा, वहाँ की मिट्टी में सल्फर होता है, उसको अलग करना पड़ता है अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हो। तो वहाँ जो मंदिर के पास की ज़मीन थी वहाँ पर जो है सल्फर नहीं मिला, जिसके ऊपर पता नहीं कितना पैसा खर्च करना पड़ता है वहाँ की लोगों को, वहाँ के जो भी कंस्ट्रक्शन करने वाले बिल्डर हैं उनको। लेकिन ये भी एक वो चीज़ थी कि जब यूएई ने वो ज़मीन आवंटित की मंदिर के लिए, वो चमत्कार अपने आप होते गए, ज़मीन सख्त निकली। और ज़मीन बोला जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ये ज़मीन उस मंदिर ट्रस्ट की रहेगी। ये यूएई जो मुसलमानों के मतलब सबसे बड़े कहते हैं, जो सबसे ओरिजिनल मुसलमान है, भारत के मुसलमान ओरिजिनल मुसलमान नहीं है, ये डुप्लीकेट मुसलमान है, ये हिंदुओं से कन्वर्ट हुए मुसलमान हैं। पाकिस्तान के मुसलमान डुप्लीकेट मुसलमान है, ये हिंदुओं से कन्वर्ट हुए मुसलमान हैं। और आज वही जो हिंदुओं से ही कन्वर्ट होकर मुसलमान बने हैं, वही हिंदुओं के लिए खतरा बन गए हैं। अब आप सोचिए, जो हमारे वीर शिवाजी ने किया, जो हमारे महाराणा प्रताप ने किया, जो पृथ्वीराज चौहान ने किया, जो हमारे जो गुरुओं ने किया, गुरु गोविंद सिंह जी ने किया, और जो हमारे यहाँ के बहुत सारे राजा महाराजा थे, क्षत्रिय थे राजस्थान के, उन्होंने किया।
राणा सांगा ने किया, ये कितने बड़े बलिदान दिए हैं, तब जाकर आज हमारी संस्कृति बच पाई है। और उन लोगों के मुंह पर भी करारा तमाचा लगा है जो कहते हैं राम मंदिर भारत में बन गया तो ना जाने कितना डिस्ट्रक्शन होगा। राम मंदिर भी बन रहा है और हमारे विदेशी संबंध भी मजबूत हुए हैं मोदी सरकार में। इस करंट सरकार में मैं कोई प्रचार प्रसारक नहीं हूँ मोदी सरकार का, ना ही मैं किसी बीजेपी या किसी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। मैं एक निष्पक्ष जो है वो अपनी बात बोलता हूँ। और आपको अब इस बारे में ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बीजेपी का बंदा है। मैं बीजेपी का बंदा नहीं हूँ, मैं भारत का बंदा हूँ, मैं इंडिया का बंदा हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं एक प्राउड सनातनी हूँ जो अपने आप को समझता हूँ कि मैं बहुत गर्व करता हूँ कि मैं किसी रिलीजन को नहीं मानता हूँ, मैं किसी भी रिलीजन को नहीं मानता हूँ। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे तुम्हारा भी तो रिलीजन है, हिंदू रिलीजन। नहीं, हिंदू को रिलीजन है ही नहीं। हिंदू जो है वो एक रीजन है, जो जगह है, ये इस जगह पर रहने वाले लोग जो अपनी स्वतंत्र सोच के लिए जाने जाते हैं। हमारे में फ्रीडम है, हमारे में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, हमें वो 5 बार पूजा नहीं करनी है दिन में। हम चाहें तो ईश्वर की स्तुति करें, चाहे ना करें। हम दूसरे को कभी भी कष्ट नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि जब हम वैसे सोच में जीते हैं, स्वतंत्र सोच में, तो अब हम सामने वाले को भी स्वतंत्रता देते हैं। लेकिन इस स्वतंत्रता का फ़ायदा कौन उठाते हैं? जो कट्टरवाद को फैलाने वाले लोग हैं वो इस बात का फ़ायदा उठाते हैं। वो ऐसे क्योंकि वो अपने मजहब के प्रति कट्टर होते हैं और हम उनकी भावनाओं का रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं और वो उसी भावनाओं में हमारे ऊपर ही उल्टा क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि देखो हमारा तो जी अल्लाह है, हमारा तो जी ये सुन्नत है, हमें तो ये बोला गया है हिजाब पहनना है। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो हिजाब पहन कर ऑफिस में जा रही हैं। भैया क्यों? अब जब सऊदी अरब ने हिजाब बैन कर दिया है, उन्होंने कहा कि आप हिजाब पहनना है, आप किसी भी अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाते हो, किसी स्कूल में जा रहे हो, किसी कंपनी में आप जा रहे हो तो आपको हिजाब नहीं पहनना है, हिजाब बैन है। पब्लिक में आप सड़क पे पहन के घूमते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी स्कूल में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में आप ये चीज़ें पहन कर नहीं जा सकते। ये सऊदी अरब की सरकार ने हिजाब बैन किया है वहाँ पर। अब सोचो, जो ओरिजिनल मुसलमान हैं उन्होंने, और ये डुप्लीकेट मुसलमान जो हैं वो अपने आप को जो कहते हैं हम तो बहुत वो मानते हैं, ये फॉलो कर रहे हैं किसको? ओसामा बिन लादेन की आइडियोलॉजी को, कट्टरवाद की आइडियोलॉजी को। और इनके जो चीफ हैं वो जो इनकी हाफिज़े जो कुरान के बड़े हाफिज़ बन पड़े हैं, जिन्होंने बहुत ही स्कॉलर बन गए हैं, उसके वो कहाँ के चीफ हैं? लश्कर तोयबा के, हिजबुल मुजाहिदीन के, बड़ी बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में आप देखो, वर्ल्ड के टॉप टेररिस्ट के नाम में देखो तो यही पाए जाते हैं। या तो फिर वो एथिस्ट होंगे जो टेररिस्ट में होंगे, या तो वो एथिस्ट होंगे, और या तो फिर वो इनकी उससे होंगे, या वो क्रिश्चियन होंगे। आप सोचो कोई भी हिंदू नाम वाला कोई भी इंटरनेशनल टेररिस्ट क्यों नहीं है? बताओ मेरे को। जबकि हिंदू नाम वाले बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO हैं, गूगल के, फेसबुक के, नासा के, बहुत सारे साइंटिस्ट उसमें हमारे इंडियन हैं। और आज तो इसरो ने अपनी एक ऐसी इमेज बनाई है कि वो नासा की टक्कर का एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल स्पेस ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। ये छोटी चीज़ नहीं है दोस्तों। हमें बस ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। हम किसी के अगेंस्ट में नहीं है। हम ये नहीं कहते कोई रिलीजन वाला अपना रिलीजन फॉलो ना करे भैया, लेकिन कट्टरवाद होगा तो वहाँ पर हमारा विरोध होगा। तुम सड़कों पे नमाज़ पढ़ने बैठोगे तो हमारा विरोध होगा। तुम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, कंपनियों में अपनी नमाज़ें पढ़ने बैठ जाओगे तो हमारा विरोध होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो चीज़ें नहीं हैं। आप अपने घर पे करो, जो पूजा पद्धति है आपकी वो आप घर पे रखो, उसको दूसरे के ऊपर मत थोपो। हम हिंदुओं को सिखाने की ज़रूरत नहीं है भगवान का कंसेप्ट। हमने जितना एक्सप्लेन डिटेल में किया हुआ है हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में, वो हम आपसे ज़्यादा जानते हैं उस चीज़ के बारे में। हमारे जो पूर्वज थे आपसे ज़्यादा जानते थे। अगर हम मुहूर्त में भी उस ईश्वर को ढूंढते हैं तो उसका भी एक रीज़न है, उसको समझिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो हम आपको समझाएंगे। दोस्तों, ये आज का वीडियो था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। सुधांशु जी का जो भाषण है वो आपको पसंद आया होगा। ऐसे वीडियो चैनल पर लेके आता रहूँगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, जय सत्य सनातन।